बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज मार्केट ग्रीन जोन में बंद हुई, जबरदस्त तेजी देखी गई मार्केट के अंदर। कल भी हम देख रहे थे कि पॉजिटिविटी थी, आज भी मार्केट का अख्ताम पॉजिटिव जोन के साथ हुआ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 130 पॉइंट्स प्लस के साथ मार्केट बंद हुई। 46,700 का लेवल था आज मार्केट के अख्ताम का। 100 इंडेक्स के अंदर हमने देखा कि मार्केट के आगाज से ही तेजी देखी गई और इंट्राडे के अंदर मार्केट का जो लेवल था 100 इंडेक्स था वो 46,700 का हाई लेवल था। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। सरमायाकारों की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी देखी गई, खास तौर पर रिफाइनरी सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। अनाउंसमेंट सीजन चल रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है कराची स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से सरमायाकारों की दिलचस्पी आइंदा आने वाले सेशंस में भी बढ़ सकती है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, जैसे कि ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है, रेमिटेंस बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। तो ये तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो मुस्बत असरात मुरतब कर रहे हैं कराची स्टॉक मार्केट पर और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स की पोजीशन 46,500 से बेहतर होकर 46,700 पर आ गई है। और अपकमिंग डेज के अंदर भी हम देखेंगे कि कराची स्टॉक मार्केट बेहतरी की सतह पर रहेगी, क्योंकि ये क्या सराहिया की जा रही है कि सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आएंगे और उनकी आमद का एक पॉजिटिव इंपैक्ट कराची स्टॉक मार्केट पर आएगा। ना सिर्फ कराची स्टॉक मार्केट पर बल्कि तमाम सेक्टर्स पर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे करेंसी मार्केट में डॉलर की पोजीशन की। तो डॉलर की पोजीशन हम देख रहे हैं कि कमज़ोर हो रही है और रुपए की पोजीशन बेहतर हो रही है। इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर आज भी ₹1 सस्ता हुआ है। ₹286.76 पर कल बंद हुआ था, आज ₹285.75 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। तो हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी हो रही है और इसी का एक इम्पैक्ट ओपन मार्केट पर भी आ रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ है। ₹286.50 से घटकर ओपन मार्केट में डॉलर ₹286 का हो गया है। इसके अलावा अगर मैं दीगर ममालिक की करेंसियों की बात करूं तो यूरो ₹306 से कम होकर ₹303 का हो गया। ₹3 की इसमें कमी देखी गई आज। पाउंड के अंदर हम कमी देख रहे हैं ₹3 की, ₹354 से घटकर ₹351 का हो गया। इसके अलावा सऊदी रियाल ₹76.20 का था, आज ₹75.70 का हो गया। 50 पैसे की इस पर भी हमने कमी देखी। बड़ी खुशाइन बात है, स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ है करेंसी मार्केट में और जो हवाला हुंडी नेटवर्क है उसके खिलाफ एक क्रैकडाउन का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में तेज़ी से कमी हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में रुपए की वैल्यू अप्रिशिएट हो गया एज कम्पेयर टू डॉलर, जो बड़ी अच्छी बात है। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 250 अराउंड होगी। एक गैप जो 8% तक पहुँच गया था इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का, वो अब घटकर बिल्कुल बराबर हो गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने रूस से सस्ते तेल के लिए प्लानिंग कर ली है और 10 अक्टूबर को हुकूमत का एक वफ्द रूस जाएगा और उनसे मुज़ाकरात करेगा सस्ते तेल के हवाले से और फ़ी बैरल $60 की डिमांड रखेगा पाकिस्तान कि रूस खाम तेल पाकिस्तान को दे और पाकिस्तान ये सस्ता तेल इंपोर्ट करके अपनी डिमांड जो उसकी है तेल की वो पूरी कर सके, सस्ता तेल सार्फिन तक पहुंच सके, इसके असरात मुस्बत आ सकें। लेकिन क्या ये डील फाइनलाइज हो पाएगी, इस हवाले से अभी क़ब्ल अज़ वक्त कुछ कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन अमरीका की जानिब से पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। पहले भी हमने देखा था कि रूस से हमने खाम तेल लिया था, लेकिन उसकी कीमत और अब जो डील होने जा रही है उसकी कीमत में फ़र्क होगा। पाकिस्तान अपनी डिमांड रूस के सामने रखेगा। रूस में इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं तेल के हवाले से, उसका फ़ायदा पाकिस्तान उठाएगा और फ़ी बैरल $60 के हवाले से गुफ्तगू होगी, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली फ़ी बैरल $100 का है, जिसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन चूँकि रूस के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं तो पाकिस्तान उससे फ़ायदा उठाएगा। और ये ज़राए हमारे बता रहे हैं कि एक वफ्द हुकूमत का 10 अक्टूबर को रूस पहुँचेगा। इसके अलावा आज पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के ज़रिए 2 जहाज़ कराची पोर्ट पहुँचे हैं खाम तेल लेकर और ये 2 बड़े जहाज़ हैं। तकरीबन 1,45,000 मेट्रिक टन हमारी लोकल रिफाइनरीज़ की डिमांड पर ये 2 जहाज़ कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गए हैं। शालामार जहाज़ जो PNSC का अपना एक जहाज़ है वो 75,000 तकरीबन खाम तेल लेकर KPT पर लंगर अंदाज हुआ है। दूसरा कंटेनर वेसल शिप है जो लाइबेरिया का है, वो भी तकरीबन 75,000 मेट्रिक टन खाम तेल लेकर KPT पर लंगर अंदाज हो गया है। और हमारी जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं लोकल, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए ये दोनों जहाज़ पहुँचे हैं। एक जहाज़ सऊदी अरब से और एक जहाज़ UAE की बंदरगाह से पाकिस्तान की बंदरगाह कराची पोर्ट ट्रस्ट पर पहुँच गया है। इसके अलावा आखिर में मैं आपको बताऊँगा प्रोग्राम में
कि एक्सचेंज कंपनी बनाने का ऐलान बैंक अल फलाह ने भी कर दिया है। इससे कबल हमने देखा था कि एमसीबी, यूबीएल, मिजान बैंक और बैंक अल हबीब ने भी एक्सचेंज कंपनीज बनाने का ऐलान किया था और इस दौड़ में आज बैंक अल फलाह भी शामिल हो गया है। इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को बैंक अल फलाह ने ख़त लिखकर आगाह कर दिया है कि स्टेट बैंक ने इनको अप्रूवल दे दी है और अब ये भी एक्सचेंज कंपनी बनाएंगे और जो सहूलियात हैं गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त वो सार्फिन को देंगे। बड़ी खुशाइन बात है कि अब बैंक्स भी एक्सचेंज कंपनियां बनाने लगे हैं। इससे कंपटीशन होगा ओपन मार्केट का, ओपन मार्केट में जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं इनका और बैंकिंग चैनल के एक्सचेंज कंपनीज़ का, और इससे सार्फिन को फ़ायदा पहुंचेगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से डॉलर की हैंडलिंग और टेकिंग होगी। स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे फ्यूचर में, और बड़ी खुशाइन बात है। और एक्सचेंज कंपनीज़ का आना बैंकिंग सेक्टर का ये सार्फिन के लिए बहुत सूदमंद होगा। प्रोग्राम में इस वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो मौची अशारियाँ हैं वो बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन काफ़ी मजबूत है, जबकि पीएनएससी के आज 2 बड़े जहाज़ आए हैं। मजीद कितने जहाज़ आने वाले हैं? खाम तेल लेकर और रिफाइनरीज की जो खपत है वो पूरी हो रही है, ये बड़ी खुशाइन बात है। रूस से तेल के जहाज़ मजीद कितने आ सकते हैं? इन तमाम उमूर पर ब्रेक पे आने के बाद हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जब वक्त ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आज क्रूड ऑयल के 2 बड़े जहाज़ कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गए हैं और पीएनएससी के ज़रिए ये 2 जहाज़ आए हैं। ऑयल रिफाइनरीज की डिमांड को पूरा करने के लिए 2 जहाज़ पहुँचे हैं सऊदी अरब से और यूएई से। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं बोर्ड डायरेक्टर हैं पीएनएससी के एहसन मलिक। आपका बहुत शुक्रिया एहसन साहब। आज बड़ी अच्छी बात है कि 2 जहाज़ पहुँचे हैं क्रूड ऑयल लेकर हमारे मुल्क में ऑयल रिफाइनरीज की डिमांड को पूरा करने के लिए। कितने मेट्रिक टन के ये जहाज़ हैं? मज़ीद कितने जहाज़ आने वाले हैं? आप क्या समझते हैं कि फिस्कल ईयर में अप्रॉक्सीमेटली कितने जहाज़ अब तक आ चुके हैं क्रूड ऑयल लेकर? जी अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर टुडे ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 2 वेसल्स आए हैं पीएनएससी के, इनकी कैपेसिटी तो ज़्यादा कैरी करने की है। एमटी शालमार है वो तकरीबन ओवर 100,000 मेट्रिक टन्स कैरी कर सकता है। जो सेकंड वेसल आया है दैट इज़ अ चार्टर वेसल, नीमो उसका नाम है गालिबन, एंड दैट कैन ऑल्सो कैरी मच मोर कार्गो देन इट इज़। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि हमारा जो पोर्ट है, जी दोनों पोर्ट्स हमारे केपीटी और पोर्ट कासिम, उनमें उनकी ड्राफ्ट की रिस्ट्रिक्शन है। मतलब कि उनकी जो कैपेसिटी है वेसल इनटेक करने की वो लिमिटेड है, जो कि ड्रेजिंग से बढ़ाई जा सकती है, विच इज़ अगेन अ वेरी एक्सटेंसिव एंड वेरी एक्सपेंसिव ऑपरेशन। तो वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये जो जहाज़ हैं ये अपनी फुल कैपेसिटी से थोड़ा कम कार्गो कैरी करते हैं, जी। और रफली अबाउट 70 to 75,000 मेट्रिक टन्स ऑफ क्रूड ऑयल ये जहाज कैरी करके लाते हैं, जो कि मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारे पोर्ट की इनटेक करने की एट अ 13 मीटर ड्राफ्ट। तो ये है जो दोनों वेसल्स की रफली अबाउट 70 to अभी 75,000 मजीद मेट्रिक कितने टन ये जहाज़ क्रूड ऑयल ऑन द कैरी वे कर रहे हैं हैं। और फिस्कल ईयर जो इस वक्त चल रहा है इसमें कितने जहाज़ आ चुके हैं? तो कितनी रिफाइनरीज की हमारी डिमांड है जो पूरी हुई हैं और मजीद हम मुस्तकबिल में देखेंगे कि क्रूड ऑयल के जहाज़ आएंगे? जी 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 बिल्कुल मैम। 2022-23 जो हमारा जून एंड हुआ है वेसल ईयर, इसमें अबाउट 16 मिलियन टन्स टोटल कंजम्पशन हमारी रही है क्रूड ऑयल की 60 मिलियन पाकिस्तान टन। की। 16 मिलियन, वन ओके, सिक्स 16 16 मिलियन मिलियन टन। टन। एंड मैं आपको ये बताऊं कि पीएनएससी शायद लोगों को के लिए ये माइट बी इन सम इंफॉर्मेशन दैट दे नॉट प्रिवी टू, बट पीएनएससी कैरीज अबाउट 85% ऑफ टोटल क्रूड ऑयल जो हमारा पाकिस्तान में आता है, जो इंपोर्ट होता है, वो उसका 85% रफली जो है वो पीएनएससी करता है, उसकी सप्लाई चेन और उसकी शिपिंग को मैनेज। एंड उसके पीछे ऑब्वियसली एक रीज़न ये है कि हमारा नेशनल एसेट है, हमारा नेशनल कैरियर है, उसके वेसल्स हैं 7, उसके टैंकर्स हैं जो क्रूड ऑयल और रिफाइंड प्रोडक्ट को कैरी कर सकते हैं। तो तकरीबन बाइको के अलावा जितनी रिफाइनरीज हैं पाकिस्तान में जी। वो पीएनएससी के साथ काम करती हैं, पीआरएल, एनआरएल, पार्को, और इनका इन्हीं के क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हैं। और अबाउट जैसा मैंने कहा कि 85% ऑफ द नेशनल क्रूड ऑयल इंपोर्ट इज डन थ्रू पीएनएससी। तो जी। अगर आप रफली उसको देखेंगे तो अबाउट 13 समथिंग मिलियन टन उसने इन द लास्ट अच्छा, ये फिस्कल जो ईयर रशिया से जो हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं
हमने माजी में भी 2 जहाज़ इंपोर्ट किए रशिया से और अभी मुस्तकबिल में हम मज़ीद मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। तो क्या ये भी पीएनएससी की जी हेडिंग टेकिंग होती है, और अगर नहीं होती तो क्यों नहीं होती, क्या वजह है? जी एक तो उसकी बात है कि रशियन बिजनेस, जैसा कि आपने कहा, अभी हमारे सिर्फ दो ही इंपोर्ट्स हुए हैं रशिया से। जी इट इज़ नॉट अ रेगुलर बिजनेस। जी। और जी टू जी, वो जी अगर टू जी डील रेगुलर हुई थी ये। G2G डील है, एंड गवर्नमेंट्स उसमें इन्वॉल्व थी। और एक चीज़ उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से हमें केयरफुल भी रहना पड़ेगा, वो दो एस्पेक्ट्स हैं जो हमें देखना पड़ेगा। एक ये है कि आवर बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टुडे इज सऊदी। एंड जी सऊदी गवर्नमेंट ने हमें एक 3 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी भी दी हुई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हमारे जो करंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम 100% जो है वो डॉलर पेमेंट्स करके अपनी इंपोर्ट्स को पूरा करें। ओके। ये सिमिलर फैसिलिटी हमारे पास कहीं और से नहीं है, तो हम कहीं और से भी कारोबार थोड़ा सस्ता भी लेंगे तो हमें उसकी 100% पेमेंट करनी होगी। जी बट फ्रॉम सऊदी जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑन क्रेडिट है, हम उसको क्रूड को यहाँ पे रिफाइन कर सकते हैं। रिफाइन करके सेल करके जो उससे हम पैसे बनाते हैं वो हम पेमेंट कर सकते हैं। ओके। तो दैट इज वन थिंग जो कि सऊदी फैक्टर है, जिसकी वजह से हम बाकी ओरिजिन से कम कार्गोस खरीद सकेंगे। और मेरे ख्याल से ये सही है कि हम सऊदी से जब हमें इस तरह की फैसिलिटी दी हुई है तो हमें उनको छोड़ के किसी और सप्लायर की तरफ जाना हमारे लिए अगर फाइनेंशियली रशिया अगर रशिया हो भी सकता हमें है। अगर रशिया भी हमें ये सहूलत दे देता है, अब जैसे इंटरनेशनल मार्केट में हम देख रहे हैं कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, लेकिन हम अगर रशिया से डिमांड करते हैं कि हमें फी बैरल $60 जी पे हमें मिल जाए जी क्रूड ऑयल, तो जी अगर वो जी। हमें क्रेडिट फैसिलिटी भी दे देता है, तो क्या इस हवाले से G2G डील हमारे लिए मुनासिब होगी, और पीएनएससी का इसमें मुस्तकबिल में क्या किरदार हो सकता है? हमें जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटी मिले वो अच्छी है फॉर फ्यूल इंपोर्ट्स, फॉर और एनर्जी इंपोर्ट्स में एनर्जी बिल हमारा सबसे बड़ा बिल है। जी तो उस पे अगर हमें दो चीज़ें एक साथ मिल जाए, डिस्काउंटेड प्राइस एंड क्रेडिट फैसिलिटी, देन दैट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी गुड फॉर अस। बट जो हमने ये देखना है कि एक तो 60 नहीं, अबाउट इंडिया भी अभी जो डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद रहा है वो $80 पर बैरल पे खरीद रहा है, जो कि आज के दिन तकरीबन $10-15 के बीच का डिस्काउंट है ऑन इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस। जी। बट रशिया क्योंकि अभी वॉर में है, रशिया नीड्स अ लॉट ऑफ कैश फॉर टू फाइट द वॉर दैट इट इज एंगेज्ड इन। और रशिया के लिए बहुत सारी मार्केट्स आज अवेलेबल नहीं है जहां वो अपना ऑयल बेच सके। तो इसीलिए उसके लिए आज के दिन क्रेडिट देना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू सऊदी अरामको, जिसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज अबाउट $126 billion। एंड विद ऑयल प्राइसेस गोइंग अप, सऊदी इज वेरी हेल्दी फाइनेंशियली कंपेयर टू रशिया। तो आई थिंक अगर हमें लॉन्ग टर्म में कोई पार्टनर चूज करना है फ्यूल सप्लाईज के लिए ऑब्वियसली वो सिर्फ या सऊदी अरामको अरब ही से, है। वो सऊदी आई थिंक इज अ मच हेल्दियर पार्टनर हमारा। उसके साथ नेचुरल अलायंस भी एक पुराना है, इट्स अ मुस्लिम कंट्री एज वेल। तो आई थिंक उनके साथ हमारी अलायंस जो है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, इज मच विल बी मच मोर वैल्यूएबल कंपेयर टू रशिया। सो आई पर्सनली वुड से कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। दूसरा फैक्टर ये है कि रशिया इज अंडर सैंक्शंस राइट नाउ। जी तो बिल्कुल। कोई भी एंटिटी अगर रशिया के साथ बिजनेस करती है, जैसे अभी एक इंडियन शिपिंग कंपनी थी जो रशियन क्रूड का शिपिंग कर रही थी, प्राइवेट कंपनी, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शंस की वजह से इंटरनेशनल यूएस अथॉरिटीज, लेकिन यूरोपियन अमेरिका अथॉरिटीज से ने। हमें ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि हम जो G7 कंट्रीज और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके पॉइंट्स पर रहकर रशिया से डील कर सकते हैं। तो पीएनएससी से क्या जी कोई गवर्नमेंट ने कोई डील बनाई है देखिए, कि अगर मुस्तकबिल में क्रूड ऑयल अगर हम रशिया से लेते हैं, तो क्या पीएनएससी उसको हैंडिंग टेकिंग करेगा, क्या उस हवाले से मामलात हैं? देखिए, पीएनएससी आज के दिन जो बिजनेस कर रहा है जी वो बहुत ज्यादा, जैसे पार्को है तो उसका कर रहा है, शेल का कर रहा है, टोटल जो कि एक एनर्जी कंपनी है, फ्रेंच कंपनी है, उसका बिजनेस कर रहा है, विटॉल का बिजनेस कर रहा है। तो दीज आर ऑल नॉन सैंक्शनड जुरिस्डिक्शन कंपनीज। अगर हम ये रिस्क लेते हैं कि हम पीएनएससी रशियन कार्गो में एंटर होता है, जी तो एक रिस्क है, क्योंकि जो उसके बाकी बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, और उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी नेशनल कंजम्पशन और एनर्जी सप्लाई चेन पे आ सकता है। ओके। तो आई थिंक वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन डूइंग एनी बिजनेस विद रशिया। एक प्राइवेट रिफाइनरी, बाइको रिफाइनरी या पीआरएल एनआरएल अगर कोई खरीदती है कार्गो रशियन ओरिजिन का, तो उसकी सिचुएशन, और एक गवर्नमेंट और एक नेशनल एसेट हमारा, जिसको हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, जिसको दुनिया में गवर्नमेंट्स और मुल्क हैं जो कि नहीं चाहते कि पीएनएससी फ्लरिश करे, क्योंकि उसकी तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की है। तो वो शायद उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करें। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, एंड पीएनएससी हैज बीन केयरफुल इन दैट टिल नाउ। बट ऑल्सो द फैक्ट दैट
कि ये बिजनेस अभी कोई रेगुलर बिजनेस में डेवलप नहीं हुआ है। जी अगर ये रेगुलर बिजनेस में डेवलप होता है गोइंग फॉरवर्ड, तो आई एम श्योर पीएनएससी में भी हम इसको इवेल्युएट करेंगे और देखेंगे कि हाउ वी कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। जो बेनिफिट पीएनएससी देता है क्रूड ऑयल की मूवमेंट में, वो रशियन कार्गो हो या कहीं सा भी ओरिजिन का कार्गो हो, वो ये बेनिफिट है कि उसकी जो फ्रेट की पेमेंट है, जी जो कि अबाउट रफली समटाइम इट्स अप टू 20% ऑफ द ओवरऑल शिपमेंट वैल्यू। जी। तो वो पीएनएससी अपने पाकिस्तानी इंपोर्टर्स को, रिफाइनरीज को ₹5 में चार्ज करता है। और यही अगर काम हमारे इंपोर्टर्स किसी और बाहर की कंपनी से करेंगे तो उनको डॉलर्स में पेमेंट डॉलर्स करनी में पेमेंट पड़ती देनी है। होती है। तो वो अच्छा जो मुझे डॉलर की सेविंग अच्छा होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अच्छा एहसन साहब, मुस्तकबिल में गवादर तक एक फ्री शिपिंग फैसिलिटी शुरू कर रहे हैं पीएनएससी का प्लेटफॉर्म, पीएनएससी की इंतजामिया, इस हवाले से क्या है, क्या टाइम फ्रेम है, क्या ये एक सी पैक को फ़रोग देने के लिए पीएनएससी भी मैदान में आ गया है कि फ्री शिपिंग जोन एक कायम होने वाला है और लोग जो हैं वो शिपिंग के ज़रिए गवादर पहुँचेंगे, इस हवाले से क्या मालूमात है? देखिए, गवादर इज स्टिल द लॉट नीड्स टू बी डन ओवर देयर, इट्स नॉट फुली डेवलप्ड। तो जी गवादर में कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें उसको एवेल्युएट बहुत केयरफुली करना है कि अगर वो आगे वहाँ पे वॉल्यूम्स नहीं आए, ट्रैफिक नहीं आई, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जी एंड पीएनएससी बीइंग अ स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, हमें सीखना है कि हमने बाकी हमारी जो कुछ कंपनीज हैं जिनके बारे में आजकल आप सुन रहे हैं, पीआईए है, स्टील मिल है, जिनको ना रीस्ट्रक्चर किया जा सक रहा है, ना प्राइवेटाइज करने का ऑप्शन है, जी। और नुकसान उनका किसी का 80 अरब है साल का, किसी का कुछ। तो उस तरह के हम फैसले ना करें जो कि बाज़ाहिर तो लगे कि शायद नेशनल इंटरेस्ट में है या हमारी बेनिफिट में, लेकिन फाइनेंशियली उसका नुकसान हो और ये इदारा भी मतलब हमारा आप ये लॉसेस कह में रहे हैं चला कि जाए। अगर ये फ्री शिपिंग सर्विस शुरू होती है तो ये नुकसानदेह होगा पीएनएससी के लिए? इट कैन बी, मैं कह रहा हूँ नुकसानदेह हो, लाजमी नहीं है कि नुकसानदेह हो, लेकिन देर इज अ पॉसिबिलिटी। ऑब्वियसली जब आप एक फ्री सर्विस देंगे और उधर आप देखें कि वॉल्यूम आज के दिन गवादर इज नॉट एक्टिव, गवादर पे वॉल्यूम्स नहीं है, गवादर पे ट्रैफिक नहीं है, वहां पे अगर अपना जहाज ले जाके आप खड़ा कर देते हैं और आपको नहीं बिजनेस मिलता, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट जाया जा सकती तो है। ये जो सो प्लान है, पीएनएससी में ये जो इस प्लान था, हवाले से कोई भी चीज अभी ये फाइनलाइज नहीं है। ओके इट ओके। इज स्टिल अंडर इवेल्युएशन, इट इज अंडर कंसिडरेशन। इस पे बहुत डिटेल्ड इवेल्युएशन होगी। और अगर हमें बिल्कुल श्योर होंगे हम कि यार दिस विल नॉट रिजल्ट इन अ लॉस, तो फिर ही वो रिस्क लिया जाएगा। लेकिन इफ देयर इज अ रिस्क दैट इज विजिबल ओवर देयर, देन आई एम श्योर द मैनेजमेंट विल तो नॉट ये रिस्की डिसाइड प्लान नॉट टू किसकी गो फॉर। तरफ से आया? रिस्की प्लान ये आपको किसने भेजा? गवर्नमेंट ने भेजा या नेशनल इंस्टीट्यूशंस ने आपके सामने रखा? किसने आपके सामने रिस्की प्लान रखा? नहीं, देखिए हमारी तरफ गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा रशियन कार्गोस के ऊपर एक गवर्नमेंट का है कि जी हमें डिस्काउंटेड ऑयल मिले। डिफरेंट जगह से आइडियाज आ रहे होते हैं, जरूरी नहीं पीएनएससी के अपने इंटरनल भी लोगों की तरफ से आइडियाज आ रहे होते हैं। लेकिन देखिए, आइडिया कोई आने में या कोई प्रपोजल फ्लोट होना जो है वो कोई बुरी बात नहीं है। उसको अच्छे से एवेल्युएट करना, उसको बहुत ज़्यादा डिलिबरेट करना, उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखना, उसको देखना कि ये कई साल बाद इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, लीगल इम्पैक्ट क्या रहेगा, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या रहेगा, कमर्शियल एंड ऑपरेशनल इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसको इवैल्यूएट करके फिर अपना डिसीजन को फाइनल करना वो जरूरी है। आइडिया तो इज ऑलवेज वेलकम फ्रॉम एनीवेयर। और कई आइडियाज होते हैं जो कि आप इवैल्यूएट करते हैं, वो बाजाहिर नहीं इतने फ्रूटफुल लगते, बट व्हेन यू गो इन द डिटेल्स यू फाइंड आउट दैट इट्स गुड। एंड विद सम आइडियाज आप उसको बाजाहिर वो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप डिटेल्स में जाते हैं तो आपको समझ आती है कि दे आर नॉट वेरी एज गुड एट दे सीम टू बी। तो आई थिंक वो इवैल्यूएशन प्रोसेस जो पीएनएससी करता है जी और जो डिटेल करता है डिसीजन लेने से पहले, या सीधा कहीं गवर्नमेंट का एक डायरेक्शन आया उसको आपने सीधा बस बगैर सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर दिया, उन चीज़ों के बजाय जो ये इवैल्यूएशन डिलिब्रेशन होती है, फीजिबिलिटी स्टडी होती है, सर्वेज होते हैं पीएनएससी में, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखें, पीएनएससी ने इस साल अबाउट 30 बिलियन का प्रॉफिट किया है। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इन डिसीजन मेकिंग से ही आई है। वरना हमारे बाकी इदारे जिनको एक गवर्नमेंट ने आई एक डायरेक्शन दे दिया, दूसरे ने आके दूसरा डायरेक्शन दे दिया, और इदारे बिल्कुल ही इसकी वजह से तबाह हो गए। तो वो चीज़ ना हो पीएनएससी में, ये है जो हम मेक श्योर करते अच्छा, हैं। अब आपका चूंकि प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान का ये वाहिद कौमी इदारा है जो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है, और तो क्या वेसल कंटेनर्स आप लोग इंक्रीज़ करने जा रहे हैं? मज़ीद ऑयल टैंकर शिप्स आप ख़रीदेंगे मुस्तकबिल में ताकि आपका जो बिज़नेस है वो वसअत इख्तियार कर सके? जी बिल्कुल, आपने ये आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी आपने टेकअप किया है। मैं इस पे 1 मिनट बात करना चाहूँगा कि जी देखिए, पीएनएससी का आज ये हमारे जो लोग हैं जो इन जो अथॉरिटी में हैं, जो गवर्नमेंट में हैं,
उनको ये बात सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि पीएनएससी आज प्रॉफिटेबल है, उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं जहाज खरीदने के लिए। जी पेपरा का एक रूल है जो कि कहता है कि जी आप सेकंड हैंड जहाज नहीं खरीद सकते या सेकंड हैंड गुड्स नहीं खरीद सकते। जी स्टेट ओन एंटिटीज पे अप्लाई होता है, पीएनएससी को उस रूल से एग्जेम्पशन नहीं मिल रही। हालांकि वो रूल पीएनएससी पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होना चाहिए। ये लोग पेपरा के लोगों को, गवर्नमेंट में ईसीसी में जो लोग बैठे हैं, उन जिन्होंने इस चीज़ की एग्जेम्पशन देनी है, उनको समझना चाहिए कि जहाज जो है वो कोई वीट या फर्टिलाइजर जैसी कमोडिटी या ऑयल जैसी कमोडिटी नहीं है जो आप गए इंटरनेशनल मार्केट में और आप कहीं से भी लेकर आ गए। आज अब अगर नया जहाज अगर ऑर्डर करने जाते हैं, आपको 3 साल बाद उसकी डिलीवरी मिलती है। अब 3 साल ओके। बाद क्या मार्केट होगी, क्या रेट्स होंगे। आज पीएनएससी को जहाज की जरूरत है। आज के दिन उसको नया जहाज नहीं मिलेगा, उसको सेकंड हैंड जहाज ही अवेलेबल होगा। उसके और पास उसका पैसे हैं ड्यूरेशन क्या खरीदने होता है को। सेकेंड हैंड जहाज का, कब तक मिल जाता है, क्या सेकेंड हैंड गारंटी? जहाज अगर हमें इजाजत मिले, हम 1 महीने में वेसल्स को जाके परचेज कर लें। पीएनएससी के पास फंड्स अवेलेबल हैं, उसको गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं चाहिए, उसको कहीं से कोई चीज नहीं चाहिए, उसको सिर्फ परमिशन चाहिए कि वो ये इस रूल से एग्जेम्पशन हो और जो वेसल मार्केट में अवेलेबल हो उसको वो लिफ्ट करे और अगले महीने वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा ले। कितने वेसल्स हैं पीएनएससी इस वक्त दो से पीएनएससी के तीन पास? पीएनएससी के पास अभी 12 जहाज हैं। 7 आर लिक्विड कैरियर्स एंड 5 आर ड्राई बल्क कैरियर्स। लेकिन पीएनएससी आराम से 3 से 4 जहाज और खरीद सकता है, जो कि ओके। अगर वो खरीदे तो उसका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट एटलीस्ट 40% हायर होगा। आज मैंने आपको बताया 85% क्रूड हम कैरी करते हैं, हम 95% 100% क्रूड कैरी कर सकते हैं। फ्रेट की सेविंग हो सकती है, जो डॉलर्स में पेमेंट हो रही है वो क्रूड को पूरा कवर करके वो बाकी कमोडिटीज के पीछे भी शिपिंग कर सकता है। जो पाकिस्तान में रेगुलर कार्गोज आते हैं, कंटेनर का जहाज ऑर्डर कर सकता है। ये सब नहीं कर सक रहा पीएनएससी, हालांकि उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं। हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ मांग रहे हैं कि जी आप जहाजों की मार्केट को नहीं समझता पेपरा कि जहाज कैसे खरीदे बेचे जाते हैं, तो वो कैसे कोई रूल अप्लाई कर सकता है कि जी आप तो नया जहाज इस हवाले खरीदेंगे। से आपने, नया जहाज इस हवाले से कोई मुसव्विदा, कोई जायजा आप लोगों ने पेश किया है? गवर्नमेंट से कोई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है? बिल्कुल, बहुत एक्सटेंसिव एक पहले राउंड हुआ था जिसमें पेपरा के साथ भी हमारे जो चेयरमैन पीएनएससी हैं एडमिरल जवाद साहब हैं, जी जो एक्स मिनिस्टर थे फैसल सब्जवारी साहब, इन सब के एफर्ट्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ईसीसी ने उसको इजाजत नहीं दी। एंड आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो लोगों के पास ये फैसला जा रहा है वो नहीं समझते कि शिपिंग क्या है, वो नहीं समझते कि जहाज, नया जहाज कैसे मिलेगा, पुराना कहाँ से मिलेगा, किस टाइप के जहाज हैं। तो ये जरूर ये लोगों को समझे कि अगर पीएनएससी के ने 12 जहाज के ऊपर 30 बिलियन का प्रॉफिट किया, तो 26 जहाज के ऊपर वो 60 बिलियन का प्रॉफिट कर सकता है। और वो पैसा गवर्नमेंट है, उसकी 90% ओनर तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पीआईए जैसा इदारा जो कि 80 अरब का नुकसान कर रहा है, उसको वो दिन रात लेके बैठे रहते हैं कि इसको रीस्ट्रक्चर करें, रीस्ट्रक्चर करें। हालांकि उसको, वो एक लाइबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। और एक हमारा दूसरा इदारा जो कि हमारा नेशनल एसेट है, जो कि नई गवर्नमेंट से कोई पैसे मांगता है, जो अपने फंड से ही आगे अपने आप को ग्रो कर सकता है, उसको आप नहीं ग्रो करने की इजाजत दे रहे। तो क्या फायदा है फिर इस तरह की लोगों का अथॉरिटीज पे और पोजीशंस पे बैठना, जो कि जिनका फायदा के बजाय नुकसान केयर वो टेकर हमारे गवर्नमेंट इदारे। से कोई राब्ता हुआ है पीएनएससी का? कोई जी मीटिंग जी शेड्यूल हुई है? जी बिल्कुल हुआ है, डिस्कशंस हुई हैं। चेयरमैन साहब हमारे इस्लामाबाद गए हुए थे रिसेंटली टीम के साथ अपने, और द सिटिंग मिनिस्टर हैं हमारे, उनसे भी बात की। ऐसे पीएम जो है हमारे वाइस आर्मी इफ्तिखार अहमद राव साहब, ही अंडरस्टैंड्स द बिजनेस, और वो बात को डिटेल, उन्होंने टाइम भी दिया, उन्होंने अपनी अटेंशन दी। वी वेरी थैंकफुल टू हिम, वी आर जी। होपफुल कि इस दफा हमें ये परमिशंस मिल जाएंगी और हम बहुत जल्द जो है वेसल्स आगे खरीद सकेंगे। तो एफर्ट्स हमारी तरफ से मतलब पूरे ग्रीन पहले भी सिग्नल हुए आपको थे। केयर टेकर गवर्नमेंट ने दे दिया है कि आप सेकेंड हैंड जहाज खरीद सकते हैं? मैं ग्रीन सिग्नल अभी नहीं कहूंगा, क्योंकि जी आई थिंक अभी प्रोग्रेस है। बट अभी तक मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई हमें फैसला हो गया है कि आप जाएं और खरीद लें। बट देर इज प्रोग्रेस। एंड पिछले राउंड में तो हमें इजाजत नहीं दी गई थी और हम बहुत मायूसी के साथ हम लोग बैठे थे कि यार इतनी मेहनत की, इतना प्रॉफिट किया, फंड्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट से कुछ मांग नहीं रहे फिर, और इनको बता भी रहे हैं कि आगे गवर्नमेंट का ही फायदा है, गवर्नमेंट ही जाके और बैंक अगर से लोन अगर ले रही है, आईएमएफ से मफरूजे, लोन ले रही है, तो एक ये क्यों नहीं ये मफरूजा है, बात समझ रहे। एक मफरूजा है कि अगर इजाज़त मिल जाती है केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से कि आप सेकेंड हैंड शिप्स खरीद सकें, तो वो कौन से जी ममालिक हैं जिनसे आपका राब्ता हुआ है? और कुछ उस हवाले से कितनी आप डिटेल शेयर करेंगे देखिए, कि जो कितने जहाज़ों की जहाज हैं? मार्केट है ना, देखिए जहाज़ों की जो मार्केट है ना, वो जी आज के दिन ऐसी है कि इट इज़ बहुत, जहाज़ों की सप्लाई बहुत ही कम है मार्केट में। और एक जहाज़ अगर सेकंड हैंड अवेलेबल होता है तो ज़्यादातर ओनर्स हैं, तो वो ग्रीक ओनर्स हैं जिनके पास टैंकर्स हैं। ओके। सिंगापुर में कंपनीज बैठी हैं, इनके पास ओनर्स हैं। तो किसी के पास 20 जहाज़ हैं, 25 जहाज़ हैं,
तो वो कभी एक दो जहाज नए खरीदे तो पुराने अपने एक आध जहाज वो सेल कर देते हैं। और वो पुराने जहाज भी कोई बहुत पुराने नहीं होते, दीज आर इन वेरी गुड कंडीशन। जो जहाज यूरोप कॉल कर रहे होते हैं और सारे आईएमओ स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करते हैं, वो जहाज कई दफा मार्केट में 2 घंटे के लिए अवेलेबल होता है और 2 घंटे में उसको परचेज कर लेता है। तो जी बिल्कुल। पीएनएससी के पास तो टाइम ही नहीं है कि कोई जहाज को ले और वो फिर पूरा एक प्रोसेस से गुजरे और ईसीसी को समझाए कि ये जब तक जहाज आपका नहीं वेट करेगा, आप नुकसान अपना ही कर रहे हैं। इंडिया में आप देखें तो 1,000 जहाज है, प्राइवेट ओनर्स है, बांग्लादेश में 400 से ऊपर है। हमारे पास सिर्फ 12 जहाज क्यों है? हमारी कंपनी के पास फंड भी अवेलेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आज के हुक्मरानों से पूछना चाहिए हमें कि जी इफ यू कि ये इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है इस सिचुएशन की। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने बड़े वैलिड पॉइंट्स उठाए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएनएससी पाकिस्तान का कौमी इदारा है और इंतहाई मुनाफा बख्श इदारा है। पीएनएससी की रिपोर्ट हमेशा से हम देखते हैं कि ग्रीन सिग्नल पर रही है और पीएनएससी का प्रॉफिट हमेशा से बहुत ज़बरदस्त रहा है। हर फिस्कल ईयर में पीएनएससी जब अपनी रिपोर्ट शाया करता है तो वो प्रॉफिट के साथ करता है। दीगर इदारों की निस्बत पीएनएससी पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पाकिस्तान का जो एक कौमी इदारा है ये बहुत ज़्यादा तनावर है एज़ कम्पेयर टू पीआईए स्टील मिल। और हम देख रहे हैं कि इसको जहाज़ की ज़रूरत है। पीएनएससी को इस वक्त जहाज़ ख़रीदने हैं और ये उम्मीद जाहिर की है बोर्ड डायरेक्टर एहसन मलिक ने कि केयर टेकर गवर्नमेंट फ्यूचर में इनको ग्रीन सिग्नल दे सकती है कि इस सेकेंड हैंड जहाज़ परचेज़ कर सकें। और इस वक्त गवादर के लिए जो फ्री शिपिंग सर्विस है वो शुरू नहीं हो रही, उसके ऊपर जायज़ा लिया जा रहा है और कितना उसमें मुनाफा है और क्या मुश्किलात हैं इसका पीएनएससी जायज़ा ले रही है। और बड़े वैलिड पॉइंट्स एहसन साहब ने इस वक्त हमें बताए हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतरी की सिमत रवा दवा है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी बेहतर हुआ है। इसके अलावा आईएमएफ से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। आईएमएफ के तमाम पॉइंट्स को हम फुलफ़िल करने के लिए पुरअज़्म है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुरतब हो रहा है। इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हो रहा है। इसी हवाले से हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। हमारे प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुआशी तज्ज़ियाकार हैं सलमान नकवी। आपका बहुत शुक्रिया सलमान साहब। एक एक्सपोर्ट के फिगर्स थोड़े से बेहतर हुए हैं, रेमिटेंसेस के नंबर थोड़े से बेहतर हुए हैं, फिर डिविडेंड प्लग स्कीम का मुसव्वदा आईएमएफ के पास मौजूद है। ये उम्मीद है कि आइंदा 2 से 3 रोज़ में इस पर भी पेशरफ्त हो जाएगी और सर्कुलर डेट फिर हमारा कम होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अनाउंसमेंट सीज़न है और पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, तो इसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुरतब हुआ है, इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल हुआ है। आप मज़ीद क्या देख रहे हैं फ्यूचर के हवाले से, इकनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपने दुरुस्त फरमाया। मौजूदा केयर टेकर हुकूमत और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ जी जनरल आसिम मुनीर साहब की कोशिशें रंग ला रही हैं बिल्कुल। और इसीलिए करेंसी, पाकिस्तानी करेंसी डेली अप्रिशिएट कर रही है और आज दुनिया की बेहतरीन करेंसी बन चुकी है। ये वही करेंसी थी जो आज से महीना भर कबल या 1.5 महीना कबल दुनिया की बदतरीन करेंसियों में इसका शुमार हो रहा था। आज ये दुनिया की बेहतरीन करेंसी बन चुकी है। इसके साथ साथ जो है एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। रेमिटेंस के फिगर सितंबर के बहुत शानदार आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जी और करंट अकाउंट डेफिसिट में नुमाया कमी वाक़ हुई है, ट्रेड डेफिसिट में कमी वाक़ हुई है। जी बॉन्ड्स पर यील्ड घटी है पाकिस्तानी बॉन्ड्स पर और कल पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का ऑक्शन था 3 इयर्स में 15 बेसिस पॉइंट की कमी वाक़ हुई है और जी लातादाद बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा इसमें इस हुकूमत को और जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब जिनकी कोशिशों से ये सट्टेबाजी का आंसर करेंसी पर से ख़त्म हुआ, एक्सचेंज कंपनियों पर पाबंदी लगी, सट्टेबाज की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करा गया, स्मगलिंग पे कंट्रोल करा गया और दीगर बहुत सारे इक़दाम जो ये हुकूमत कर रही है जिसकी वजह से ये डे बाई डे करेंसी हमारी अप्रिशिएट कर रही है, इकनॉमी बेहतर होती जा रही है। और खुशी की बात ये है कल से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की आना शुरू हुई हैं और ये मजीद अगर $8-10 नीचे आ जाती हैं तो ये ब्लेसिंग होगी और इंशाल्लाह ताला हम मजीद बेहतरी स्टॉक मार्केट में और इकनॉमी में हम देखेंगे। अच्छा, ये भी बताइएगा सलमान साहब कि सऊदी प्रिंस के आने की खबरें जेर गर्दिश हैं। पहले फर्स्ट वीक की थी, अब सेकंड वीक की बात हो रही है। तो अगर सऊदी प्रिंस आ जाते हैं और उनका यहाँ आना फाइनल हो जाता है और उनके बड़े बड़े ऐलानात हो जाते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ जाएंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग कहाँ जाएगी?
सऊदी अरब पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है और जी। हमेशा मुश्किल वक्त में, ये कड़े से कड़े वक्त में काम आया है, ख्वाह वो एटमी धमाके के दिन हो, ख्वाह वो 2008 का क्राइसिस हो। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि इस मुश्किल वक्त में भी सऊदी हुकूमत और सऊदी अवाम पाकिस्तान का साथ देंगे। हमारी इतलात यही हैं जो मीडिया के थ्रू मिलती हैं कि सेकंड वीक या थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उसमें वो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स का ऐलान भी करेंगे। हो सकता है कुछ डॉलर्स वो जो है हमारे रिजर्व में जो है वो बतौर प्लेज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान, जो इस वक्त पाकिस्तान का बुनियादी मसला है डॉलर्स की कमी का, वो भी ख़त्म हो सकता है। तो लिहाजा अगर वो आते हैं तो यकीनन ये एक बड़ी खुश आइन बात होगी और पाकिस्तानी मईशत के लिए एक शानदार खबर होगी। अच्छा सलमान साहब, SIFC प्लान और CPEC प्लान, ये दोनों बड़े प्लान्स हैं हाँ हमारे इस वक्त पाकिस्तान के। तो CPEC प्लान के ऊपर हम सही तरीके से काम नहीं कर सके और कुछ अरसे के लिए CPEC प्लान को अपने नज़रअंदाज कर दिया था, ये हमारी गलती थी। क्या आप समझते हैं कि अगर इस वक्त CPEC प्लान मुकम्मल हो जाता या किसी हद तक हम उसके अंदर कामयाबी हासिल कर जाते तो इस वक्त हम इतनी हडल्स ना होती? पहले मैं सीपैक का बताऊंगा और फिर SIFC के बारे में बताऊंगा। तो जी। सीपैक यकीनन एक शानदार प्रोजेक्ट है और इसको जिस वक्त ये स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा था और सही कहा जा रहा था। पाकिस्तान में लातादाद इंडस्ट्रीज जो है चाइना की, जापान की, कोरिया की, वो पाकिस्तान में शिफ्ट होती हैं क्योंकि पाकिस्तान में लेबर चीप है, ज़राए सस्ते हैं और सीपैक का रास्ता ऐसा है कि यहाँ से प्रोडक्ट बनने के बाद फौरी बहुत सारे मुल्कों में जो है कम वक्त में और कम कॉस्ट में वहाँ पे पहुँचाई भी जा सकती थी। लेकिन अफसोस का मकाम है हमारे इन सियासतदानों की गलतियाँ, इन सियासतदानों की लापरवाहियाँ और कुछ हमारी ब्यूरोक्रेसी का रेड टेपिज्म जिसे हम कहते हैं, जी। जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें डिले हुई और वो इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान में आना थी वो अब वियतनाम में जाके बहुत सारी लगी हैं। और जी। वियतनाम की मईशत इस वक्त इतनी ज़बरदस्त तरक्की कर रही है, पाकिस्तान से कई गुना आगे वो जा चुकी है, उनकी करेंसी भी स्टेबल हो रही है, उनकी GDP ग्रोथ हो रही है। तो बहरहाल ये हमारे सियासतदानों की गैर जिम्मेदारी, लापरवाही और ब्यूरोक्रेसी की इनकॉम्पिटेंसी है जिसका फल हमें आज जो है वो देखने को मिला है। लेकिन मौजूदा केयरटेकर हुकूमत और फिर अगेन जनरल आसिम मुनीर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, वो इस सिलसिले में दिन रात कोशिशें कर रहे हैं कि इस सीपैक का अमल जो है दोबारा जारी और सारी हो जाए और सिलसिले में काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई हैं। उसके बाद SIFC मैं समझता हूँ ये बड़ा शानदार हमारा एक इक़दाम है इस मौजूदा गवर्नमेंट का, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को। उनको मुख्तलिफ मंसूबे पेश किए जाएंगे जिसमें मिनरल्स, माइंस, टूरिज़्म और लातादाद पाकिस्तान के बेशबहा ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ऐसे अच्छा मंसूबे हैं जो फॉरेनर्स को सलमान साहब, बेहतरीन। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की GDP बेहतर हो जाएगी फिस्कल ईयर के एंड में और आइंदा आने वाले फिस्कल ईयर्स में। तो क्या हमारी GDP जब बेहतर हो जाएगी तो आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में ब्रिक्स ग्रुप के अंदर जगह बना लेंगे? देखें, पाकिस्तान का जो बुनियादी इशू आगे आएगा इसमें तकरीबन $30 बिलियन इस साल फिस्कल ईयर में हमने कर्जा उतारना है जी। और वो गैप अगर $2-2.5 अरब का शायद रह गया है, बाकी बहुत सारे रोल ओवर्स होंगे, बहुत सारे प्लेजेस हमें मिलेंगी, बहुत सारे मल्टी और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत हमें फंड्स मिलेंगे, तो बहुत सारा वो ऑलमोस्ट टाई अप हो चुका है। लेकिन थोड़ा फ़र्क है और अगर हम ये कवर कर लेते हैं यकीनन पाकिस्तान की GDP जो है वो बेहतरीन इसमें बेहतरी की उम्मीद होगी और जिस तरीके से फोरकास्ट की जा रही थी आज से 2 महीने कबल, उससे कहीं बेहतर फिगर्स आ सकते हैं तो हम और ब्रिक्स में GDP जा सकते हैं यकीनन फिर? बेहतर होगी। तो मैं ब्रिक्स का जो एक ग्रुप बन रहा है फिर अब पाकिस्तान उसमें बिल्कुल जगह जा बना लेगा? बिल्कुल जगह बना सकता है पाकिस्तान इसमें। यकीनन अगर मौजूदा हुकूमत अल्लाह करे बरकरार रहे, इनको मौका मिले, इनको पावर्स मिलें और जिस तरीके से जनरल साहब काम कर रहे हैं, अगर ये रहा तो ये सिलसिला बिल्कुल हो सकता है, ब्रिक्स में हम बिल्कुल जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। पाकिस्तान को ब्रिक्स में जाना है और ब्रिक्स एक नया ग्रुप बन रहा है दुनिया के बड़े बड़े ममालिक जिनकी मईशत इस वक्त बहुत बेहतर है, वो एक ग्रुप बना रहे हैं, इकनॉमिक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की की शरह और पैदावारी शरह बहुत कम है, बहुत कमज़ोर है। अगर पाकिस्तान की तरक्की की शरह यानी GDP बेहतर हो जाती है तो यकीनन हम ब्रिक्स में जगह बनाएंगे जो हमारी मईशत के लिए बहुत सूदमंद है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स इस वक्त
पॉजिटिव वे में जा रहे हैं और अगर यही स्ट्रेटजी रही जो कि इस वक्त है, क्रैकडाउन का सिलसिला हम देखने का स्पेकुलेटर्स और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जारी है, अगर यही स्ट्रेटजी रहती है और सख्त होती है आइंदा आने वाले दिनों में तो यकीनन पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।